नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था हेमरेजिक स्ट्रोक। आपको पता होगा कि दो तरह का जो है स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक और दूसरा होता है इस्केमिक। हेमरेजिक का मतलब है कि खून की नली जो है, ब्रेन के अंदर जो खून की नली है वो रप्चर हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के चलते वो फट गई है। और दूसरा होता है इस्कीमिक। इस्कीमिक का मतलब है कि ब्रेन के अंदर जो खून की नलियां हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेड है, और ब्लॉक के चलते जो है फर्दर ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके चलते जो है ब्रेन सेल्स डेड हो रहे हैं, इन्फाक्ट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फाक्ट सीवीए, उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक सीवीए। अब हम इसमें थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने हेमरेजिक के बारे में पूरा डिटेल्स देखा था। इस वीडियो में हम इस्कीमिक के बारे में, मतलब कि जो खून की नली बंद होती है, वो वाले स्ट्रोक के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानने की बात कि सबसे ज्यादा अगर कॉमन की बात करें तो ये इस्कीमिक स्ट्रोक ही होता है। जो खून की नलियां जो बंद हो जाती हैं, ये सबसे कॉमन होता है। 85% केसेस देखा गया है इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, और इसी को डायग्नोसिस इस्कीमिक सीवीए लिखते हैं। सीवीए का मतलब है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो और उस केस में लिखा जाता है हेमरेजिक सीवीए, हेमरेज हुआ और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो 85% केस जो है मूलतः देखा गया है कि ये इस्कीमिक होता है। इस्कीमिक के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं। उसके अंदर भी है कि बड़ी खून की नसों में ब्लॉकेड है, कि छोटी छोटी खून की नसों में ब्लॉकेड है, लैकुनर इन्फार्क्ट है। तो ये अलग अलग तरह का होता है। बट ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन हुआ है, चाहे वो क्लॉट बना हो, या चाहे वो हार्ट से कोई क्लॉट बन के वहां आया, या ऑलरेडी वहां प्लाग बना हुआ है और वो रप्चर हुआ, किसी भी तरह से वहां खून का रुकावट हुआ। इसीलिए एक हमेशा चांस बना रहता है कि जिस किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट की बीमारी है, और हार्ट की बीमारी में खासकर एट्रियल फिब्रिलेशन है, जहां इरेगुलर रिदम चलता है, हार्ट जो है प्रॉपरली नॉर्मल रेट रिदम से कंट्रोल जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो ब्लड का रुकावट होने का चांस ज्यादा रहता है। स्टेसिस होता है ब्लड, और जब भी ब्लड स्टे होगा, स्टेसिस होगा, रुकावट होगा, तो वो जमेगा, और जमेगा तो कुछ उससे जो है हो सकता है कि हार्ट से जब पंप करे तो उससे टुकड़ा निकल के जो है ब्रेन में चला जाए, और जो पतली नलियां हैं, जो खून की नसें हैं, उसको ये ब्लॉक कर दे, और ये हो जाता है इस्कीमिक सीवीए बोलते हैं। बहुत कॉमन कंडीशंस है। सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स आप एक याद रखिएगा, फास्ट, FAST। फास्ट का मतलब होता है, पहला याद रखिएगा एफ फॉर फेशियल पैरालिसिस, या फेशियल जो है ड्रूपिंग, एक तरफ चेहरा जो है आपका वो एक तरफ झुक जाएगा, गिर जाएगा, फेशियल ड्रूपिंग, फेशियल पैरालिसिस होगा। ए फॉर आर्म वीकनेस, आर्म जो है आपका जो है आर्म का कमजोरी, तो आर्म वीकनेस होगा। एस फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच, आवाज में लड़खड़ाहट होगा। और टी फॉर टाइम, टाइम यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है शुरुआती तीनों जो है FAS, ये आपको हेमरेजिक सीवीए में भी मिलता है। अब अंतर कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे, बट यहां टी का क्या मतलब है? टी का मतलब है टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ, इस्केमिक स्ट्रोक, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है 85%, तो इस्केमिक स्ट्रोक अगर हुआ, खून की नसें बंद हुई, पेशेंट जो है तुरंत जो है पैरालिसिस शुरू हुआ, स्लरिंग हुआ, आवाज में लड़खड़ाहट है। आपको मालूम है कि अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वो एरिया जो है वो तो डैमेज हो ही चुका है, और पेशेंट का डिसेबिलिटी, सारा जिंदगी जो है ये डिसेबल हो जाएगा। या अगर बड़ा एरिया को, अगर एरिया इन्फाक्ट है, तो पेशेंट का डेथ भी हो जाता है, कोमा डेथ हो जाता है। तो इस केस में हमारा टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर सही समय पे, अगर जब से पेशेंट को तकलीफ हुई और उसके 4.5 घंटे के अंदर अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, तो उस कंडीशंस में एक इंजेक्शन आता है, जो कि जो है 45 से 50 हजार रुपए का ये इंजेक्शन आता है, और ये जो है जो क्लॉट जमा है, जो थ्रोम्बस है, उसको ये तोड़ता है, और तोड़ के जो है फिर से ब्लड सप्लाई को रीस्टोर कर देता है। और वो एरिया, उसके आसपास का एरिया अगर कुछ बचा हुआ है, जो कि बहुत बार देखा जाता है कि जो एरिया सेंट्रल कोर होता है और साइड का एरिया अभी वो डैमेज नहीं हुआ है, उसको बचा लिया जाता है। तो इसके चलते जो डिसेबिलिटी और जो आपका कॉम्प्लिकेशंस, ये सब काफी कम होता है। 4.5 घंटे के बाद यूजुअली बोला जाता है कि जो ये दवा है
दैट इज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, जो एल्टीप्लेज नाम से आता है, जो मैंने बताया कि 45 से 50,000 के आसपास इसका दाम है, ये नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके बाद क्या होता है, क्लॉट काफी स्टेबल हो जाता है और फिर इससे रेसिस्ट होता है, इससे नहीं टूटता, क्योंकि शुरुआत में वो फ्रेजाइल है, टूट जाएगा, फिर उसके बाद नहीं टूटेगा। अब यही मैंने बोला FAS, फेशियल जो बताया, और आपको मैंने ये आर्म वीकनेस और स्लरिंग, ये सब चीजें आपको हेमरेजिक में भी मिलता है। तो हेमरेजिक और इसमें डिफरेंशिएट करने का कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हालांकि इस वीडियो में भी मैं बताता हूं कि हेमरेजिक जो होता है एब्रप्ट होता है, बहुत सडन और ड्रास्टिक होता है। जनरली इस्केमिक देखा गया है थोड़ा स्लो होता है। हेमरेजिक के केस में कन्वल्सन ये सब बहुत ज्यादा होता है, जो मिर्गी जो बोलते हैं, या हाथ वाथ जो ऐंठ देता है, ये बहुत ज्यादा होता है। इस्केमिक के केस में कम होता है। GCS एक स्कोर होता है जो मापते हैं कि पेशेंट का ओवरऑल अभी कंडीशन कैसा है। टोटल जो है कंडीशंस मेजर करते हैं, 15 का स्कोर होता है। GCS काफी ज्यादा कम आता है ज्यादातर केसेस में, अगर हेमरेजिक में, और इस्केमिक में मोरलेस ठीक ठाक आता है। तो अगर और भी बहुत सारे जो है मैंने यहां दिया है, आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे कंपैरिजन पॉइंट हैं, बट आपको इकोस्प्रिन देना है कि नहीं, या जो एल्टीप्लेज जो थ्रोम्बोलाइटिक जो दवा है ये देना है कि नहीं, ये डिसाइड आपको तभी करना होगा जब आपके पास सीटी स्कैन का प्लेट होगा। जब तक आप सीटी स्कैन नहीं कराइएगा तब तक आपको एग्जैक्ट आइडिया, कितना भी सिम्टम्स आप उसको मैच करा लें, भले वो सजेस्ट करेगा कि हाँ इट इज गोइंग टुवर्ड्स, इट इज मोर लाइकली कि ये हो सकता है, बट इट डजंट गिव यू ए कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन के लिए आपको नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, NCCT आपको कराना पड़ता है। नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराएंगे, उससे आइडिया ये लग जाएगा कि ब्रेन में हेमरेज तो नहीं है, कहीं ब्लड लीक तो नहीं किया है। अगर ब्लड लीक किया है तो हम ऐसी दवा क्यों देंगे जो खून को और पतला करे, क्योंकि वो ब्रेन में और ज्यादा ब्लीड करेगा। तो उस केस में हम एल्टीप्लेज नहीं देंगे। और बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट अगर 4.5 घंटे के बाद आता है और खून की नली ब्लॉक है, सीटी स्कैन में हेमरेज नहीं है, तब क्या दीजिएगा? तो इस कंडीशंस में जो है हम एंटी प्लेटलेट ड्रग, और कौन सा, दैट इज इकोस्प्रिन देते हैं, 300 मिलीग्राम स्टैट करके देते हैं, और बाकी साथ में जो है और भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवा, अदर दवा जो है देते हैं। अब यहीं पे ये भी जान लीजिए कि एक जो टर्म होता है दैट इज TIA होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ये स्ट्रोक से पहले की आहट है ना, इसको बोलते हैं TIA। मतलब स्ट्रोक, इम्पेंडिंग स्ट्रोक अब होने वाला है, ये सिग्नल आपको मिलता है इसमें। TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ट्रांजिएंट, कुछ समय के लिए, लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम के लिए, या मैक्सिमम आप देखिए अगर जो है 24 घंटे से ज्यादा ये कभी नहीं होता है, और मैक्सिमम केस तो लेस देन 1 आवर होता है। अब क्या होता है TIA में? सडन यही फीचर्स आता है आपको, दैट इज फेशियल वीकनेस आ सकता है, या आंखों के पास अंधेरा छा सकता है, अचानक से बॉडी के एक साइड में जो है वीकनेस आ सकता है। तो ये चीज अगर होता है ना, और अगर आपका एज ज्यादा है, सपोज 50 से ज्यादा एज है, अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या इसमें से स्मोकिंग भी कर रहे हैं, वेट ज्यादा है, ये सब चीजें हैं, और अगर एक बार भी अगर ऐसा चीज होता है जो आपको लगा कि सडन जो है वीकनेस या स्ट्रोक वाला फीचर्स, बट वो चला गया 1 घंटे में, 2 घंटे में, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। यही होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। और अगला 48 आवर में, अगला 48 घंटे में बहुत ज्यादा चांस है कि आपको इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए, और विद इन 6 मंथ और भी चांस हमेशा बना रहता है। तो इस चीज को आप कभी नजरअंदाज ना करें। इस केस में तुरंत एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, हालांकि इस केस में हम थ्रोम्बोलाइटिक्स नहीं देते हैं। इस केस में TIA के केस में जो है हम लोग इकोस्प्रिन लोडिंग डोज, और फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवा, अगर BP ज्यादा है तो BP कम करना है, 130 से नीचे रखना है, अगर शुगर ज्यादा है तो शुगर कम करना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये TIA होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है, इसमें डायग्नोसिस क्या करते हैं? सिम्टम तो FAS आपको याद रहेगा, FAS और T मतलब कि टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको डायग्नोसिस करना है तो क्या करेंगे? देखिए, मेनली आप ECG जरूर कराइए, नॉर्मल CBC ये सब आप करा लीजिए, क्लॉटिंग प्रोफाइल करा लीजिए, साथ में जो है
कोलेस्ट्रॉल और ये सब भी आपको करा के रखना होगा। और सीटी तो आपको मस्ट है, सीटी सिर्फ रूल आउट करने के लिए कि हेमरेज नहीं है। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जब भी सस्पिशन होता है कि ये इन्फाक्ट हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे लैकुनर हो, एक लैकुनर इन्फाक्ट भी होता है जो बहुत बार आप रिपोर्ट्स में देखते होंगे, लिखा रहता है लैकुनर इन्फाक्ट, जो कि काफी छोटा स्मॉल वेसल डिजीज बोलते हैं, छोटे ब्रेन के अंदर जो स्मॉल वेसल में अगर थोड़ा बहुत अगर हुआ है स्किमिक, तो वहां पे इनफैक्ट लैकुनर बनता है। तो लेस देन 15 मिलीमीटर का ये इसका डायमीटर जो अगर होता है, तो एग्जैक्ट अगर पता करना है कि स्किमिक अगर इन्फैक्ट हुआ है, मतलब स्किमिक स्ट्रोक हुआ है, तो इस कंडीशंस में एमआरआई इज द बेस्ट चॉइस। अब यही है कि सीटी स्कैन थोड़ा सस्ता होता है, सीटी स्कैन हर जगह अवेलेबल है, बट सीटी स्कैन देखा गया है कि शुरुआत के 6 घंटे में बहुत अच्छा रिपोर्ट स्किमिक के बारे में नहीं देता है। हेमरेजिक के बारे में तो ये दे ही देगा, हेमरेजिक जहां होता है वो आप देखिए कि एकदम जो है व्हाइट जो है दिखता है, बट बाद में अगर 6 घंटे 10 घंटे 1 दिन 2 दिन के बाद कराइएगा तो ये फीचर्स जो मैंने दिया था कि वो फीचर्स आपको दिखेगा कि ब्लैकिश होगा। बट बेटर इज ऑलवेज, अगर इस्कीमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर द एमआरआई। अब बात आती है कि ठीक है ये डायग्नोसिस हो गया, अब ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि अगर 4.5 घंटे से पहले पेशेंट आ गया और कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका पीटीआईएनआर जो है काफी बढ़ा हुआ है, उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी है, हाल फिलहाल में सर्जरी हुई है, तो ये सब चीजें जो है अल्सर का प्रॉब्लम है, अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है थ्रोम्बोलाइटिक का, उसको अगर हम हटा देते हैं और पेशेंट अगर सुटेबल है और 4.5 घंटे के अंदर आता है, तो ये इंजेक्शन देके क्लॉट को जो है डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो ट्रीटमेंट है, बट मैक्सिमम कारण जो है केसेस में काफी पेरिफेरी से शहर आते आते काफी समय लैप्स कर जाता है। और दूसरा बात कि खर्च ज्यादा होता है, जैसा मैंने बताया इंजेक्शन 50,000 का है, अफोर्ड करना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस कंडीशंस में अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो इस कंडीशंस में आपको इकोस्प्रिन जो है 300 मिलीग्राम जो है लोडिंग डोज देना होगा। अगर कोई इकोस्प्रिन से किसी को तकलीफ है या प्रॉब्लम है या गैस्ट्राइटिस है ये है, तो फिर उस कंडीशंस में क्लोपिडोग्रेल 300 जो है लोडिंग डोज दिया जाएगा। बट ड्यूअल नहीं दीजिए, ड्यूअल को आप अवॉइड कीजिए। ड्यूअल कुछ कुछ कंडीशंस में दिया जाता है एंटीप्लेटलेट, यहाँ आपको दोनों में से कोई एक दीजिए। और साथ में क्या दीजिएगा, और आप जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवा कम से कम 40 मिलीग्राम से लेके 80 मिलीग्राम तक, 10-20 से काम नहीं चलेगा। बाकी इनका शुगर है, बीपी है, ये कंट्रोल कीजिए। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट बीपी की, ब्लड प्रेशर के बारे में हम आपको बताते हैं कि इस्कीमिया के केस में, इस्कीमिक स्ट्रोक के केस में बीपी जो है लेस देन 220, मतलब उससे नीचे रखना है, बट एक ही बार नहीं गिराना है ज्यादा। ऐसा नहीं कि 200 लेके आया और सीधे आपने लैसिक्स वैसिक कुछ दिया और सीधे 120-30 चला गया, ऐसा नहीं करना है, और पेशेंट का बढ़ जाएगा जो है कंडीशंस, और इस्कीमिया जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशंस में बीपी आपको लेस देन 220 रखना है। लेस देन 220 याद रखिएगा, अभी भी ये बहुत ज्यादा है, और इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि रीपरफ्यूजन का चांस ज्यादा रहेगा। इसी को बोलते हैं परमिसिव हाइपरटेंशन। हम परमिट कर रहे हैं, हाइपरटेंशन परमिट कर रहे हैं, और इस टाइम जरूरी है परमिट करना, ताकि जो है कोलैटरल्स खुले और किसी भी तरह से उस जगह को सप्लाई मिले। तो ये हो गया परमिसिव हाइपरटेंशन। अगर दवा देने की बात भी आती है तो आपको मालूम है लैबेटालोल जो है और निकार्डिपिन है, तो ये सब जो है दवाइयां आप जो कि आप इजीली टाइट्रेट कर सकते हैं, स्लो और मतलब जो है तुरंत मॉनिटर कर सकते हैं, फास्ट एक्टिंग है, तो ये सब दवाइयां आपको उस टाइम के लिए देनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि टीपीए देना है तो उस कंडीशंस में और कम किया जाता है, 180 से कम रखा जाता है, और कोशिश किया जाता है कि 220 से कम बोला, 1 घंटे में जो बीपी कम होगा 15% से ज्यादा कम नहीं कीजिए, 15% से ज्यादा कम आपको नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। तो ये सब चीजें आपने दे दिया, बीपी लोअरिंग मेडिसिन दे दिया एक्यूट केस में, पेशेंट्स अगर अनकॉन्शियस है राइल्स ट्यूब दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मान लीजिए वो कैथेटराइज कर दिया, फिर जो है उसको एंटीबायोटिक्स आपने स्टार्ट कर दिया, साथ में जो है इकोस्प्रिन और ये सब तो आपने दे ही दिया, एटोरवास्टेटिन। और एक चीज जरूरत पड़ती है कि बहुत ज्यादा जो है इस्कीमिक के केस में जो है
स्किमिक के केस में आपको ये जो एंटी कन्वल्सेंट दवाइयों की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने ये मतलब डिफरेंशिएटिंग फीचर में ही बताया था कि हेमरेजिक के केस में बहुत ज्यादा कन्वल्सेंट टेंडेंसी अगर होता है तो वी विल गिव द लोडिंग डोज ऑफ लेविटेरासीटाम जो है ये देंगे। फ्रंटवाइन यूजुअली आजकल हम नहीं देते हैं, और अगर नहीं है तो यूजुअली हम नहीं भी देते हैं। साथ में बात करें यहाँ सिटिकोलिन जो है एक्यूट स्टेज में दे भी सकते हैं, नहीं भी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं भी पड़ता है। पैरासीटाम जरूरत नहीं है इस कंडीशंस में। बाद में देखा जाता है कि आपको फिजियोथेरेपी जो है, हाँ एक बात याद रखेंगे कि फिजियोथेरेपी 48 घंटे के अंदर बोला जाता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए, और बाद में जो है पेशेंट्स को बता दिया जाता है कि जो इकोस्प्रिन ये सब जो है ये दवाइयां जो है रेगुलर आपका चलता रहेगा, और साथ में फिजियोथेरेपी और ये कंटिन्यू चलेगा। अगर उसको भूलने की मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, तो इस कंडीशंस में हम फिर से जो है सिटिकोलिन रेगुलर चला सकते हैं, साथ में पायरासीटाम, डोनिपेजिल और अदर मेडिसिन दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।